नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज हम लोग पाश्चात्य काव्य शास्त्र का दूसरा वीडियो अरस्तु को देखने वाले हैं। हम लोगों ने प्लेटो को देखा था। आज हम अरस्तु के अनुकरण, त्रासदी और विवेचन सिद्धांतों की संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिंदी में विभिन्न एग्जामों में तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र लगा ही हुआ है, तो इसको देखेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अरस्तु को। अरस्तु इनका जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व मकदूनिया के इस्तगिरा नामक स्थान में। कब हुआ था? 384 ईसा पूर्व में। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ देता है ये। और ये प्लेटो के शिष्य तथा सिकंदर के गुरु थे। हम लोगों ने देखा था प्लेटो को, ये इनके गुरु थे, और सिकंदर के ये प्लेटो के ये शिष्य थे और सिकंदर के ये गुरु थे। सिकंदर महान जो आप लोग जानते हो। और निधन इनका हुआ था 322 ईसा पूर्व में। तो याद रखिए, इनका 384 से लेकर 322 तक ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले का समय है इनका। ठीक, और इनका स्थान था मकदूनिया के इस्तगिरा नामक स्थान में। इनका मूल नाम या यूनानी नाम कह सकते हैं हम लोग अरिस्तोतिलेस। याद रखिए, जैसे कि हम लोग प्लेटो का भी देखे थे, वैसे ही इनका भी है यूनानी नाम या मूल नाम अरिस्तोतिलेस। और अरस्तु के पिता मकदूनिया, जहाँ इनका जन्म हुआ था, वहीं के दरबार में ये क्या थे? चिकित्सक थे। ठीक है, तो अरस्तु, आप लोगों को पता ही होगा कि अरस्तु से एक बोलना चाहिए कि एक युग बीत गया है ना, अरस्तु के नाम से। तो ऐसे महान थे ये। तो अरस्तु दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, राजनीति शास्त्र, काव्य शास्त्र, भाषण शास्त्र के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मौसम विज्ञान, मनोविज्ञान इत्यादि विभिन्न विषयों पर इनकी 400 पुस्तकें हैं। ठीक है, अरस्तु की कृतियाँ ग्रीक भाषा में हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, इनकी कृतियाँ कौन सी भाषा में हैं? ग्रीक भाषा में हैं। अरस्तु के काव्य शास्त्र पर 2 प्रसिद्ध पुस्तकें, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इतनी सारी किताबें तो हम लोगों ने इनका देखा, ठीक है, लेकिन काव्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण इनकी 2 किताबें हैं। ठीक, तो ये ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाषण शास्त्र या रिटोरिक, जिसका हम लोग टेक्नेस रिकेश के नाम से जानते हैं, और काव्य शास्त्र यानी कि पोएटिक्स। तो भाषण शास्त्र और काव्य शास्त्र, जिसको हम लोग रिटोरिक या पोएटिक्स कहते हैं। और भाषण शास्त्र का यूनानी नाम टेक्नेस रिटोरिकेस है, याद रखिएगा। और अरस्तु के काव्य शास्त्र का यूनानी नाम, जो उनका काव्य शास्त्र है, उनका यूनानी नाम पेरिपोएटिकेस है, क्योंकि एग्जाम में पेरिपोएटिकेस कई बार दे देता है, कई बार काव्य शास्त्र दे देता है ना, तो कई बार पोएटिक्स दे देगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि उसी का नाम है, और ये यूनानी नाम है पेरिपोएटिकेस, जिसका अंग्रेजी रूपांतर क्या है? ऑन पोएटिक्स, जो 1780 में टी विंस्टैंसली द्वारा किया गया था। ठीक, विंस्टैंसली द्वारा किया गया था, मतलब अंग्रेजी रूपांतरण ऑन पोएटिक्स नाम से काव्य शास्त्र का रूपांतरण किसने किया था? टी विंस्टैंसली ने। ठीक है, तो ये हो गया। और इसका संक्षिप्त नाम है पोएटिक्स। तो काव्य शास्त्र इसका वास्तविक नाम था, यूनानी नाम पेरिपोएटिकेस, और ऑन पोएटिक्स नाम से अंग्रेजी रूपांतरण टी विंस्टैंसली द्वारा किया गया था, और इसी का संक्षिप्त नाम हम लोग पोएटिक्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। लगभग 400 ग्रंथ लिखे, पहले भी देख चुके हैं। अरस्तु ने लगभग कितने ग्रंथ लिखे थे? 400। ठीक, 400। तो इनके पोएटिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि पोएटिक्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोएटिक्स, इसकी रचना 330 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। यह 26 अध्याय एवं 50 पृष्ठ में है, क्योंकि आजकल तथ्यात्मक प्रश्न आ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिएगा जो पोएटिक्स है वह 26 अध्याय एवं 50 पृष्ठों में है। ठीक है, और इसमें अरस्तु के काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य का सत्य, काव्य के भेद, काव्य प्रयोजन, काव्य कला इत्यादि का विवेचन मिलता है। किसमें? पोएटिक्स में। काव्य संबंधी सभी बातें इन्होंने उसमें रखा है, और
1498 में वाल्ला नामक इतावली ने इसका लैटिन में अनुवाद किया। देखिए, पोएटिक्स का पहले अनुवाद किसने किया था, हम लोग देख के आए हैं, टी विंस स्टैनली ने। उसके बाद इसका वाल्ला नामक इतावली ने लैटिन में अनुवाद किया इसका। ठीक है, याद रखिएगा। कब किया? 1498 में, ईस्वी में। इसकी प्रथम अंग्रेजी में व्याख्या टी विंस स्टैनली द्वारा 1780 ईस्वी में की गई थी। हम लोग देख के आ चुके हैं ये तो। 1000 वर्षों के बाद पेरिपोएटिकेस रचना प्रकाश में आई थी। मतलब इतना दिन से मतलब रचा हुआ था, 1000 वर्ष पहले रचा हुआ था, उसके बाद यह प्रकाश में आई थी, जो पेरिपोएटिकेस था, यानी कि पोएटिक्स था। ठीक है, वही शब्द दिया फिर से ये। चलिए, बूचर 1894 तथा इनग्रेम बाई वाइटर 1898 द्वारा पेरिपोएटिक्स का अनुदित रूप सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब जो बूचर और इनग्रेम ने इसका जो अनुवाद किया था सर्वाधिक प्रमाणिक है। ठीक है, याद रखिएगा। इनकी अन्य रचना है वसीयतनामा, जिसे दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। कई बार पूछा गया है। तो अरस्तु का वसीयतनामा, जिसे क्या कहा जाता है? दास प्रथा से मुक्ति का प्रथम घोषणा पत्र। ठीक, अरस्तु ने एसेंस तथा लाइसियस नामक 2 नई अकादमी की स्थापना की। ठीक है, अरस्तु प्रथम वह काव्य शास्त्री थे जिन्होंने कला, आर्ट और ललित कला, फाइन आर्ट में अंतर किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब कला और ललित कला में किसने अंतर किया? तो अरस्तु ने, या तो इंग्लिश में आप लोग समझ सकते हैं आर्ट एंड फाइन आर्ट। ठीक, तो अरस्तु का तो हम लोग पोएटिक्स के वगैरह के बारे में देख लिए। अब इनके 3 सिद्धांतों को देखेंगे, एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पेशेंस रखिएगा। और बहुत शॉर्ट में मैंने बनाया है और अच्छे से समझा के बनाया है, मतलब इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं अनुकरण सिद्धांत। तो मन में तो ये आ रहा होगा कि प्लेटो ने भी दिया था अनुकरण सिद्धांत, है ना, लेकिन उनका प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना अरस्तु का। अनुकरण का नाम ले जाता है तब अरस्तु का नाम हमें याद आना चाहिए अच्छे से। तो इनका अनुकरण सिद्धांत हम लोग देखते हैं। अरस्तु ने प्लेटो की भांति काव्य कला को नैतिक दार्शनिक दृष्टि से न देखकर सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और यह प्रसिद्ध मान्यता स्थापित की, कला प्रकृति की अनुकृति है। तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब प्लेटो ऐसे थे कि ऐसे मतलब काव्य को काव्य मानते थे जिसका कुछ फायदा हो, है ना, जिसमें नैतिकता हो। लेकिन इसको हटाकर अरस्तु ने, मतलब भले ही उनके गुरु थे प्लेटो, लेकिन उनके मान्यताओं का खंडन करते हुए इन्होंने सौंदर्यवादी दृष्टि से देखा और कहा, क्या कहा कि कला प्रकृति की अनुकृति है। याद रखिएगा, कला क्या है? प्रकृति की अनुकृति है। अरस्तु के अनुसार रचनाकार द्वारा जगत का अनुकरण दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिध्वनि के समान नहीं होता, जो बाह्य जगत को ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित कर देता है। कि लाइन को समझिए, कला को जब प्रकृति की प्रतिकृति कहा जाता है तो उसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वह प्रकृति का ज्यों का त्यों प्रत्यंकन है। मतलब ये अरस्तु कहे हैं ना कि प्रकृति का अनुकृति कहे हैं कला को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यों का त्यों हूबहू नकल नहीं कहते हैं, है ना, हूबहू नकल नहीं है। क्या है आगे हम लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बल्कि इस प्रकृति में रचनाकार प्रकृति या बाह्य जगत से सामग्री मात्र ग्रहण करता है और अपनी अनुभूति तथा प्रतिभा के आधार पर अपनी कला जगत आवश्यकता के अनुसार वह सामग्री को काट छांट कर तथा पुनः संयोजित करके एक अभिनव कला वस्तु के रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे कि एक बढ़ाई है तो पहले से थोड़ी ना बना होता है कुछ भी चीज़, है ना, वो प्रकृति से क्या लेगा, मतलब उनको कच्चा माल लेगा, जो भी सामग्री है लकड़ी वगैरह, फिर उसको रूप में ढालेगा, है ना। तो इस टाइप का प्रकृति से सामग्री बस ग्रहण करेगा, उसको काट छाट कर उसमें जोड़ तोड़ कर उसको एक नया रूप देगा, ये कहना चाहते हैं अरस्तु। ठीक है, समझिएगा। यहाँ तक कि प्रकृति कई बार अतिक्रमण कर जाती है, वह बाह्य स्तर पर दिखाई देने वाले सत्य तक ही सीमित न रहकर आंतरिक सत्य का भी उद्घाटन करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अनुकरण सत्य के और भी निकट आ जाता है। तो ये था, तो थोड़ा नोट देख लेते हैं।
प्लेटो ने काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हुए इस क्रिया के लिए ग्रीक शब्द मिमोसिस का प्रयोग किया था। देखिए, मतलब प्लेटो ने काव्य को जीवन का अनुकरण मानते हुए जो अनुकरण के लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? मिमोसिस। याद रखिए, दोनों ये आता है। प्लेटो ने कहा था मिमोसिस, और अंग्रेजी में इसको इमिटेशन का अनुवाद हुआ, और इमिटेशन का हिंदी है अनुकरण। तो ये इतना है अपना प्लेटो का। ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो ये है प्लेटो का। अनुकरण का अर्थ उन्होंने इमिटेशन, अंग्रेजी में होता है इमिटेशन, हिंदी में होता है अनुकरण, उसी को ग्रीक में ये कहे मिमोसिस। याद रखिए, मिमोसिस। ठीक। और अरस्तु भी मिमेसिस शब्द का प्रयोग करते हैं, पर दोनों की अवधारणा अलग है। ये कहते हैं मिमोसिस और अरस्तु कहते हैं मिमेसिस। मात्रा का बस फर्क है, उसमें ओ की मात्रा लगा है बीच वाले माँ में, इसमें ए की मात्रा। याद रखिए, लेकिन अवधारणा ये अलग रखते हैं। ये भी मिमेसिस करके लिए हैं अरस्तु, लेकिन अवधारणा प्लेटो से अलग है। पाश्चात्य साहित्य में अनुकरण एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। अरस्तु ने कला को प्रकृति की अनुकृति ही माना, किंतु यह उसके बाह्य स्वरूप की अनुकृति नहीं, जैसा कि प्लेटो की मान्यता थी। अरस्तु के विवेचन से स्पष्ट है कि अनुकरण प्रकृति के बाह्य रूप का नहीं, बल्कि सृजन प्रक्रिया का अनुकरण, मतलब उसको और क्या बन सकता है वह, है ना। प्रकृति में जो कुछ अपूर्ण रह जाता है उसे वह पूर्ण रूप में प्रस्तुत करता है। तो अरस्तु के अनुसार काव्य की विषय वस्तु का चित्रण 3 रूपों में हुआ है। काव्य की विषय वस्तु का चित्रण 3 रूपों में ये कैसे करते हैं? देखिए, एक प्रतीयमान यानी कि यथा तथ्य, जैसा है वो तैसा। ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। और संभाव्य मतलब और कैसा होना चाहिए। आदर्श होगा, जैसा होना चाहिए वे वास्तविक जगत में नहीं होता। तो अरस्तु के अनुसार काव्य की विषय वस्तु का चित्रण 3 रूप में मिलता है। एक तो प्रतिमान, एक संभाव्य, एक आदर्श। मतलब कोई भी जैसा कोई वस्तु वैसा का वैसा। ठीक। उसके बाद और कैसा होना चाहिए, है ना। और आदर्श में क्या हो जाता है? जैसा होना चाहिए वो वास्तविक जगत में नहीं हो सकता, मतलब बस कल्पना मात्र उसको कर सकते हैं, है ना। तो प्रतिमान, संभाव्य और आदर्श, ये काव्य की विषय वस्तु के 3 रूप माने हैं अरस्तु ने। ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की कथा, भारतीय शास्त्र में काव्य की कथा में क्या कहते हैं अरस्तु? प्रख्यात कथा, उत्पाद्य कथा और मिश्र कथा। मतलब प्रख्यात कथा क्या होता है? कथा के इन्होंने 3 रूप माना है ना। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की जो कथा होता है उसके 3 रूप माने हैं अरस्तु ने, इसको भी समझिएगा। तो प्रख्यात, उत्पाद्य और मिश्र, है ना। प्रख्यात मतलब इतिहास, पुराण, प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध हैं, जो चल रहे हैं वर्तमान में। उत्पाद्य से ये क्या मानते हैं? कवि की कल्पना से जो उत्पन्न होता है वो उत्पाद्य है। और मिश्र मतलब कुछ इतिहास और कुछ अपनी कल्पना से, दोनों को मिला के मिल जाता है मिश्र। अरस्तु ने भी कथानक के 3 प्रकार माने हैं। कथानक, ठीक। ऐतिहासिक कथानक, मतलब पूछा जा सकता है कि अरस्तु ने कथानक के कितने प्रकार माने हैं? तो ऐतिहासिक, दंतमूल और कल्पित। ऐतिहासिक और दंत कथा, मतलब ऐतिहासिक मतलब जो प्राचीन काल से जो चलते आ रहा है, हम लोग कुछ देखते हैं वो इतिहास है ना, ऐतिहासिक है। और दंत कथा मतलब जो प्रचलित है, लोगों में जो बोल बोल के जो कहा जाता है। तो ये दोनों में क्या होता है? बाह्य जगत से सामग्री ली जाती है, इधर उधर से देख के तोड़ मड़ोड़ के बनाया जा सकता है ये सब। लेकिन कल्पित क्या होता है? ये हमेशा कल्पना आधारित होता है। तो ये हो गया अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अब हम लोग देखेंगे उनका त्रासदी सिद्धांत। त्रासदी, ट्रेजेडी, ग्रीक साहित्य की एक विधा है। तो देखते हैं, अरस्तु ने पेरिनपोइथिकेस में सबसे अधिक महत्व त्रासदी को दिया है। त्रासदी समाख्यान वर्णन रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। करुणा त्रास के द्वारा विरेचन किया जाता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति कहते हैं। त्रासदी, ट्रेजेडी जो दुखांतक होता है वो कार्य की अनुकृति है कहते हैं अरस्तु। ठीक है। और क्षेत्र तथा विस्तार निश्चित रहता है इसमें। कार्य व्यापार की प्रधानता होते हुए भी इसका माध्यम भाषा होती है, और वह भाषा नाटक के लिए उपयुक्त अलंकारों से युक्त होती है। आगे आप लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा त्रासदी का।
तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 तत्व माने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, कितने तत्व माने हैं? 6 तत्व। कथानक, चरित्र, विचार, पद विन्यास, दृश्य विधान और गीत। तो याद रख लीजिए, कथानक होगा पहले, फिर चरित्र होगा, फिर विचार होता है, फिर पद विन्यास आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता है, फिर दृश्य विधान, फिर गीत। तो ये इन सभी का संबंध अनुकरण है। तो देखते हैं कथानक से संबंध ये क्या क्या कहे हैं अरस्तु। ठीक है, तो कथानक त्रासदी की विषय वस्तु सबसे अधिक महत्व, जो कथानक होता है उसके बारे में, कथानक त्रासदी की विषय वस्तु होती है, सबसे अधिक महत्व इसी का होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। कथानक में अन्य सभी तत्व भी कार्य व्यापार के साधन हैं। और कथानक के स्रोत ये हम लोग देख के आ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए। दंत कथा जो सर्वश्रेष्ठ होता है, कल्पना और ऐतिहासिक। ठीक, और कथानक के प्रकार होता है सरल और जटिल, 2 प्रकार के कथानक हो सकते हैं। तो कथानक से याद रखिएगा आप लोग कथानक के स्रोत और प्रकार को। ठीक है, अब नाटकीय युक्तियाँ क्या क्या कहे हैं अरस्तु ने। नाटकीय युक्तियाँ इन्होंने क्या क्या माना है। एक तो महान त्रुटियाँ, जिसको हमरसिया कहा गया, इंपॉर्टेंट है। हमरसिया का अर्थ होता है महान त्रुटि। अभिज्ञान मतलब अनाग्नोरेसिस, अभिज्ञान मतलब, और स्थिति विपर्य मतलब पेरिपेसैया। तो ये हो गया नाटकीय युक्तियाँ। कथानक के आयाम क्या माने हैं? ना बड़ा हो ना छोटा, मतलब मिडिल हो, है ना, ऐसा माने हैं अरस्तु ने कथानक को। कथानक की संरचना के अनिवार्य गुण क्या क्या माने हैं ये। अन्विति मतलब कथानक के विभिन्न अंग परस्पर सुसंगत हों एवं एक लक्ष्य की ओर हों, है ना, इसको कहा गया है अन्विति। पूर्णता, आदि हो, मध्य हो और अंत होना चाहिए कथानक में। संभाव्यता, वास्तविक जीवन में चाहे वह घटनाएं ना हुई हो पर स्थिति को देखकर संभव लगे। मतलब हम लोग कोई नाटक वगैरह देखते रहते तो आगे हमको पता चल जाता है ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा होने वाला है। तो ऐसे ये संभाव्यता भी होनी चाहिए कथानक में, उसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए। और है सहज विकास, और धीरे धीरे मतलब आसानी से विकास करना चाहिए, और करुणा तथा त्रास की स्थिति भी उसमें होनी चाहिए। तो ये हो गया ट्रेजिडी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इनका विरेचन सिद्धांत अरस्तु का। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। ग्रीक भाषा का कैथारसिस शब्द मूलतः चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। कैथारसिस याद रखिए, कैथारसिस ही क्या है? चिकित्सा शास्त्र का शब्द है। हिंदी अनुवाद विरेचन है, और इसी का हिंदी अनुवाद है विरेचन। जैसे कि उपर्युक्त औषधि के प्रयोगों द्वारा शरीर को विकारों या अस्वास्थ्यकर तत्वों से मुक्त करके राहत प्रदान करना। जैसे कि क्या होता है कि कुछ कुछ औषधि वगैरह का प्रयोग करके शरीर को विकारों से दूर किया जाता है, वैसे ही विरेचन है। ठीक है, वैसे ही विरेचन होता है। विरेचन के द्वारा जो मन में रहता है उसको, इधर उधर की भावनाएं, ट्रेजेडी वगैरह सबको दूर किया जाता है ना, करुणा को, त्रास को। तो अरस्तु ने विरेचन शब्द का 2 जगह उल्लेख किया है। एक राजनीति के संबंध में ग्रंथ में संगीत, राजनीति में संबंध ग्रंथ में संगीत के अर्थ में, के प्रभाव के संबंध में। अरस्तु ने करुणा तथा त्रास के उद्वेग द्वारा इन मनोविकारों के उचित विवेचन को त्रासदी का प्रकार्य माना है। इतनी ही बात मिलती है त्रासदी के विरेचन के लिए। जिनका मन त्रासदायक भावों के कारण उद्विग्न हो, याद समझिएगा अच्छे से, यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। जिनका मन त्रासदायक भावों के कारण उद्विग्न हो, मतलब त्रासदी के कारण, ट्रेजेडी के कारण मन उद्विग्न हो, दुखी हो, है ना, तो वे संगीत सुनकर शांत हो जाते हैं। उनके आवेग का उफान बैठ जाता है, अर्थात समन, अर्थात शांत हो जाने की स्थिति के साथ ही अरस्तु ने विरेचना शब्द का भी प्रयोग किया है। तो इसी को उन्होंने कहा है विरेचन। जैसे कि हमको कुछ टेंशन हो, अभी हम लोग भी पढ़ते रहते हैं, कभी माइंड हाइपर हो जाता है, कभी कोई मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं, तो उसी प्रकार म्यूजिक वगैरह सुन के मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो उसी को कहते हैं विरेचन। विरेचन की इन्होंने 4 व्याख्याएं की हैं अरस्तु ने। धर्म परक व्याख्या, नीति परक व्याख्या, सौंदर्य परक और संरचना परक। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। धर्म परक व्याख्या, कुछ लोगों में करुणा और त्रास का आवेग बहुत प्रबल होता है, तुरंत करुणा तुरंत त्रासदी, है ना, किंतु धार्मिक रागों के प्रभाव से वे शांत हो जाते हैं।
धार्मिक जैसे कोई प्रवचन सुन ले, कोई कथा सुन ले, फिर मन शांत हो गया, है ना, और मानो उनके आवेश का शमन और विरेचन हो गया, तो उसी को ये कहते हैं विरेचन। धार्मिक आवेश में कुछ लोग हाल की अवस्था में आ जाते हैं। अरस्तु ने ध्यान दिया कि यूनान में ऐसे व्यक्तियों को उद्दाम संगीत सुनाया जाता है जिससे उनके आवेश का शमन हो जाता है। अरस्तु द्वारा विरेचन शब्द का प्रयोग इन्हीं दो संदर्भों में मिलता है, त्रासदी और धार्मिक संगीत के रूप में। तो ये तो समझ में आ गया होगा। धर्मपरक व्याख्या, ठीक है। उसके बाद है नीतिपरक व्याख्या। मानव के मन में अनेक मनोविकार होते हैं, इनमें करुणा व त्रास प्रबल दुखदायी होते हैं, है ना। त्रासदी, ट्रेजिडी दुखात्मक होता है, वो बहुत ही दुखदायी होता है। कभी कभी मन बहुत खिन्न उदास हो जाता है, इसी को ट्रेजिडी कहते हैं, त्रासदी कहते हैं। यदि इनका निरंतर दमन करता रहे मानव, तो यह ग्रंथि बनकर उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देते हैं, किंतु जीवन में इनकी घुल कर अभिव्यक्ति करने का अवसर उसे नहीं मिलती। मतलब ज़्यादा इसको दबाते रहेगा तो फिर मानसिक अस्वस्थ हो जाएगा आंतरिक रूप से, है ना, तो नहीं निकलेगा, तो भी ये दिक्कत है। निकलना चाहिए और साफ भी होना चाहिए। अगर अपने दुख को, त्रासदी को पी जाओगे घूंट घूंट करके, है ना, तो आगे जाके वो बड़ा बम बनेगा कि नहीं, और जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक, तो त्रासदी में योजना रहती है कि भाव प्रबल, स्वयं पर महसूस तीव्र उद्वेलन के बाद भाव शक्ति। फ्रायड का मत था कि व्यक्ति की दमित इच्छाएं उसके अवचेतन में ग्रंथियां बन जाती हैं और मनोरोग जन्म देती है, जो डिप्रेशन वगैरह चले जाते हैं, वही ये सब है। धर्मपरक और नीतिपरक व्याख्या पाठक के मानसिक उद्वेग को शासन से है। पाठक के मानसिक उद्वेग और शासन से है। तो धर्मपरक और नीतिपरक व्याख्या मतलब, नीतिपरक व्याख्या मतलब उनको कुछ नीति की बात सिखाई जाए, है ना, उनको हर चीज़ बताया जाए क्या सही है क्या गलत, तो ये सब नीतिपरक व्याख्या आ जाता है विरेचन सिद्धांत के व्याख्याओं में। ठीक है। सौंदर्यपरक या कलात्मक व्याख्या। प्रोफेसर बूचर क्या कहते हैं? सुनिश्चित कलात्मक परितोष प्रदान करना। और डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? उनकी दृष्टि में यह विरेचन प्रक्रिया का अभावात्मक पक्ष है, क्योंकि यह करुणा त्रास का शमन करता है। तो इसके बारे में इतना ही कहे हैं। संरचनात्मक व्याख्या में देख लेते हैं। संरचनात्मक दृष्टि का मत है कि साहित्य सिद्धांत हो या किसी कृति की व्यवहारिक समीक्षा, समझिए, किसी साहित्य का सिद्धांत हो या किसी कृति की व्यवहारिक समीक्षा, इनमें कृति से बाह्य तत्वों का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए और इन्हें पूरी तरह विद्या या कृति की संरचना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। मनोविज्ञान से जुड़े विरेचन व्याख्या को भी इन्होंने नकारा। ठीक है। इनके अनुसार विरेचन पूर्णतः कलापरक अवधारणा है और इसके संबंध में त्रासदी की संरचना है। अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की एक किताब है, आप लोग याद रखिएगा। तो ये हो गया इनका सिद्धांत, तीनों सिद्धांत। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट से ज़रूर बताइएगा। एक बार सुनिएगा, समझिएगा, फिर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिए, फिर आपके हो गया, आपको तैयार हो जाएगा, है ना, ये पूरा। तो कितना समय लगा देखिए, ज़्यादा समय नहीं लगा है। तीनों सिद्धांत हम लोग देख लिए हैं और आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अपने कुछ समस्या हो तो अपने कमेंट के माध्यम से कहीं पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, हम बिल्कुल बराबर से कमेंट देखते हैं सभी का। तो चलिए, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है।